हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, यहाँ से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की अपनी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छा मैथ्स में कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग मैथ्स की वीडियो को देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से लगा रहे होगे। हम लोग दोनों तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। ओके, बट इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर को। तो देखो, हिस्ट्री हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा ना, वो हम लोग पहले एक बार एनसीईआरटी के थ्रू एक अच्छी सी हम लोग एक ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक बढ़िया सा नोट्स मिल जाएगा। मतलब ये नोट्स जो है ना, वो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, मतलब हर एक टॉपिक के क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। हिस्ट्री देखो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो समय देना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है, जनरली बच्चों को लगती कि सर ये क्या है, बोरिंग है, ऐसी है क्या, कैसे पढ़े कैसे पढ़े। लेकिन थोड़ा सा अगर समय दोगे, ठीक है, चीज़ों को जब समझोगे तो फिर खुद ब खुद फिर मज़ा आने लगेगा। कहोगे हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है पढ़ रहे हैं। तो बातों को मेरी ध्यान से सुनना है, ठीक है। और ये नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ओके, तो इस नोट्स पर आने से पहले हम लोग अपने क्लास 10th की अगर हम हिस्ट्री की देखो बात करें, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो देखो है क्या ना ये चीज़, राइज ऑफ नेशनलिज्म। आपने क्लास 9th में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, तो जो हमारा फ्रांस है, जिसको हम लोग फ्रेंच कह रहे हैं, फ्रांस जो है वो हमारा यूरोप का एक नेशन है आज, है ना। तो आप याद करो, सबसे पहली जो रिवॉल्यूशन हुई थी वो फ्रांस में थी। आपने क्लास 9th में पढ़ा था। आपको ये भी याद होगा कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय वहाँ का जो किंग था लुई 16, याद है? तो जस्ट लाइक कि अब ये जो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ना, ये उसके आगे की कहानी है। जैसे कि यार, अब जैसे ही अगर इस वाले डेट को देखो, क्या कहता है, ये वाला जो डेट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखो 1848, है ना। अब ये कहानी और आगे बढ़ गई है। तो हम लोग जरा समझते हैं कि आप जब क्लास 9th में जब लुई 16 को पढ़ रहे थे, तो वो कब का टाइम लाइन था? वो आपका टाइम लाइन था 1789 का टाइम लाइन था, याद है? 1789 का टाइम लाइन था। तो आपको फिर पता होगा कि 1789 में फिर रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा भूख से परेशान थे। वहाँ का जो राजा था लुई 16 बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था। मेरे बात को समझना, और फिर इस चीज़ को, है ना, हम लोग बहुत ब्रीफिंग करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है समझने में, ठीक है। तो लुई 16 ने बहुत लोगों पर अत्याचार किए, जिसको हम लोग कहते थे कि भाई वो जो राजा है ना, वो एक ऑटोक्रेटिक राजा है, निरंकुश राजा है, लोगों पर उसको दया नहीं आती है, ठीक है। वो बस अपने लिए अपने खजानों को भरता था, ठीक है, अपने खास लोगों को अपने साथ। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। ओके, तो फिर हमने ये देखा था कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, याद है, बास्टाइल जेल जो है लोगों ने तोड़ दिया था। कि बास्टाइल जेल के टूटने का मतलब है कि राजा भी अब एक तरीके से समझ लो कि ख़त्म हो गया। फिर फर्दर जो है रिवॉल्यूशन वो और बढ़ी, है ना। फिर किसी तरीके से राजा जो है, राजा को लगा कि नहीं यार, याद करो, फिर हमारे 3 तरीके के लोग होते थे। हमारे क्लर्जी होते थे, नोबल होते थे, ठीक है, और लास्ट में हमारे थर्ड स्टेट वाले लोग होते थे, जिसमें बिजनेसमैन वो सब आते थे, ठीक है, याद है वो चीज़। तो ये कहानी अब स्टार्ट होती है 1789 के बाद, फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद। जब फिर एक समय आया था कि राजा जो लुई 16 था, उसको भी क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कब एग्जीक्यूट किया गया था अगर याद करो, तो ये एग्जीक्यूट किया गया था वो 1794 या 93 के आसपास है, कि मेरे को याद नहीं है, देख लेता। 1793 के आसपास उस राजे जो लुई 16 है उसको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर याद करो, फिर एक आया था रॉब्सपियरे, ठीक है ना। उसके बाद की जो राजा लुई 16 के बाद की, फिर जो बाद के जो लोग आए थे, रॉब्सपियरे ने जो बनाया था, एक हमारा हेडिंग करके आता है, टेरर कर कुछ ऐसे करके एक हेडिंग थी, जिसने रॉब्सपियरे ने लुई 16 के टाइमलाइन में जितने भी लोग थे जिन्होंने लोगों पर अत्याचार किए थे, या जो लुई 16 का जो साथ दिए थे, उसको उन्होंने क्या किया था, एग्जीक्यूट करवाया था। और किससे एग्जीक्यूट किया था याद है? गुलोटिन से, है ना। डॉक्टर गुलोटिन ने गुलोटिन नामक एक मशीन बनाई थी, वो गर्दन काटने वाला। तो और फाइनली आपने देखा था कि जो डॉक्टर गुलोटिन है, उसको भी उसी के गुलोटिन से ही क्या कर दिया गया था, उसका भी सर जो है काट दिया गया था, बी हेडेड कर दिया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो कब हम लोग पहुंच गए, हम लोग देखो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई, जरा समझो, ठीक है, थोड़ा सा समझो।
बहुत अच्छे से फिर कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ सर ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई एक मूवी है और एक मूवी का हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, अब उसका नेक्स्ट पार्ट, लेकिन यहाँ पर ये मूवी नहीं है, यहाँ पर ये हिस्ट्री है। तो एक पार्ट हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, अब हम लोग ये उसके आगे की चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 17 हम लोग 94 में आ गए, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, याद है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किसी तरीके से वो पहले एक आर्मी सोल्जर था, उसने मिलिट्री कूप किया और मिलिट्री कूप करके फ्रांस के ऊपर उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से नेपोलियन जो है वो जो भी ये जो लोग थे, जो क्लर्जी टाइप के जो लोग थे, मतलब वो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट उसने किए थे। अब उन्हीं सारे इम्प्रूवमेंट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसने देखो और क्या किया था, फिर फाइनली वो ना 1815 में, हाँ 1815 में वो वाटरलू के लड़ाई में हार गया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन नेशन आपस में मिल गए, है ना। जनरली जो नेपोलियन था वो फ्रांस से था, तो वो फ्रांस के साथ साथ चाहता था कि जिस तरीके से हम फ्रांस में सुधार कर रहे हैं वैसे ही हम यूरोप के सारे देशों में भी क्या करें, सुधार करें। तो 1815 की बात है, नेपोलियन को हरा दिया गया था क्योंकि बहुत सारे जो ऑटोक्रेटिक राजा हैं अलग अलग रीजन्स के, वो आपस में मिल गए और मिल करके नेपोलियन को हरा दिए। वापस अब देखना, फिर से कहानी वापस फिर से रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो जो फिर से फ्रांस का जो शासन है वो फिर से जो ऑटोक्रेटिक टाइप के लोग थे उनके पास वापस चला गया। देखो जनरली जो जिस टाइप के जो लोग थे, जो ऑटोक्रेटिक जो नोबल फैमिली थी, वो ये चाहती थी कि नहीं भाई हम लोग बने रहें। जैसे होता है ना कि एक निरंकुश राजा चाहता है कि लाइफ टाइम वो बना रहे, वो फिर उसके बच्चे। तो फ्रांस का जो राजा था वो भी यही चाहता था, या फिर अदर भी रीजन का जो भी राजा था वो भी यही चाहता था। तो वापस देखो लोग कहाँ से उठे, रिवॉल्यूशन हुआ, लुई 16 को हराया, नेपोलियन आया, बहुत सारी इंप्रूवमेंट किया, नेपोलियन को फिर से हरा दिया गया, ठीक है ना। बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के हराया और फिर से फ्रांस में वही कंडीशन आ गई, ठीक है। 1815 का समय बीता और आगे भागा और अब देखो फाइनली हम लोग कहाँ आ गए हैं, 1848 में। ये मैंने एक कोशिश करी है थोड़ी सी चीज़ों को कनेक्ट करने की, ताकि जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ो तो ये ध्यान रहे कि लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाने का, ठीक है। एक समय ऐसा भी आया था जब फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक बना चुका था, ठीक है, लुई 16 को हराने के बाद या उसको कह लो कि मारने के बाद। लेकिन फिर से देखो लोग कहाँ आ गए, फिर से वापस उसी जगह पर आ गए जहां से वो उठे थे, है ना। तो ये कहानी जस्ट उसी के आगे की कहानी है, स्ट्रगल करती हुई। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जनरली क्या है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हम लोग अब कहाँ से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमारे टोटल 6 हेडिंग्स है। अब वो 6 हेडिंग कौन कौन से, जरा सा ध्यान से सुनना। पहली जो आपकी हेडिंग है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो आज हम लोग इस हेडिंग को पढ़ेंगे। अब इसके बेसिस पर देखना, जो आप इस हेडिंग को पढ़ लोगे, इसके अंडर में जितने भी टॉपिक है जो आप उनको पढ़ लोगे, इनके बेसिस पर हम खुद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए देंगे। फिर देखना आपसे उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत ईजी है, बस मेरी बातों को समझ लो, हम जो कनेक्ट कराने की आपकी कोशिश करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी हेडिंग आएंगी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंडर में बहुत सारी सब हेडिंग है, हम लोग इनको भी कवर करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। ओके, मैंने जो भी समरी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी समरी देखो इससे कनेक्ट होने वाली है। यानी कि पूरा का पूरा जो स्ट्रगल है वो अपने नेशन को फिर से क्या करना है, एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बनाना है। ओके, उसके बाद फिर ये सब हमारी हो जाएंगी। और तीसरी हमारी जो हेडिंग होगी द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो ये 3 हेडिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी की जो 3 हेडिंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अब देखो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, जरा हम लोग इस फिगर को समझते हैं कि ये जनरली हमें बताना क्या चाहता है। तो आते हैं अपने देखो नोट्स पर, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर मैंने क्या कहा कि नेपोलियन हार गया, लुई 16 का समय था, लुई 16 को हटा दिया गया, फिर गिलोटिन नामक एक मशीन बनाई गई जिससे लोगों का असर काटा गया। ये सब कब की बात है, सब बात है 1790 के आसपास की बात है ना। अब हम लोग पहुंच गए हैं 1848 में, यानी कि फ्रांस के जो लोग हैं, अब वो कब की बात है, 1848 की बात है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस नाम है, ये नाम याद रखोगे आप। फ्रेडरिक सोरियू नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है। अब देखो लोगों को फ्रीडम इतनी ज्यादा मतलब ड्रीमी लगने लगी थी। ड्रीमी कहने का मतलब है कि बस अब उनको
लगने लगा था कि यार कैसे भी करके हमें जो है आज़ादी मिल जाए, हम एक अपना नेशन बनाएं, हम अपना एक कह सकते हो कि लोगों की सहमति के अकॉर्डिंग हम एक गवर्नमेंट बनाए जिसमें सारे लोग अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट आता है, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। इसने इमेजिनेशन किया, इसने रियल कोई पिक्चर नहीं बनाई, इसने इमेजिनेशन किया, 4 प्रिंट्स इमेजिनेशन करके इसने 4 प्रिंट्स बनाए। ठीक है ना, 1848 में। बात समझ आ रही है? इन 4 प्रिंट्स में दिखाया गया, जिसमें से एक ये प्रिंट इसका काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यूरोप के या फिर बाकी जो रीजन है उसके वो सभी लोग क्या बन गए, एक कंट्री बन गए। देखो यहाँ से कंट्री का भी कॉन्सेप्ट आएगा, पहले कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या था, पहले रीजन्स थे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि देखो ये कंट्री का मतलब पर्टिकुलर क्या होती है, एक फिक्स बाउंड्री होती है ना, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, तो उसने एक कंट्री का इमेजिनेशन किया है ना, तो प्रिंट्स वर अबाउट हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। ध्यान से सुना इस बात को, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो ये प्रिंट ये इमेजिन कर रहा है, यूटोपियन इसका वर्ड, अगर एक बढ़िया अगर वर्ड दो, जैसे जो एनसीईआरटी वर्ड जो यूज करती है, ठीक है, वो यूज करती है यूटोपियन, मतलब अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो यूटोपियन मतलब इसने एक इमेजिनेशन किया। ठीक है, तो ये था। अब देखो ये जो फर्स्ट प्रिंट है इसके बारे में क्या कहता है, इस हम जरा प्रिंट को समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो लोग हैं, ये लोग मत समझना, इनको एज अ कंट्री समझना। ठीक है ना, कि सारे लोग जो हैं, और यहाँ पर ये जो है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, अब समझना, जो फर्स्ट प्रिंट है किसका, फर्स्ट प्रिंट किसका, फ्रेडरिक सोरियो का, वो जो है वो बताता है कि देखो, इट शोज द पीपल फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। क्योंकि लोग परेशान थे, लोगों को दिक्कत थी राजाओं से। राजा क्या करते थे ना, वो केवल अपने ही टाइप के लोगों को क्या करते थे, केवल और केवल अपने पास रखते थे, या उनको जॉब वगैरह समथिंग कुछ ऑफर करते थे। तो लोग जो ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, अब एक ऐसा समय आ गया है जिसमें हम सारे लोग, हम सारे एजेस के लोग, हम सब लोग क्या हैं, अब सेम हो गए हैं। ठीक है ना, और मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो मतलब कि अब वो क्या कर रहे हैं कि हम सारे के सारे लोग अब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम सारे के सारे लोग क्या बनने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, और हम पेइंग ट्रिब्यूट टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और हम जो अपनी होमेज है, जिसको हम कहते हैं कि ठीक है, ये सब जो कह सकते हो एक तरीके से कि ऐसे कह लो कि हम एक ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है क्या चीज, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो जनरली स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब समझ रहे हो ना, कि जहां पर सारे लोग सब आपस में मतभेद भुला करके एक साथ रह सके, दैट इज लिबर्टी, है ना। तो अब इस लिबर्टी को क्या दिखाया गया है, एक फीमेल फिगर दिखाया गया। देखो ये स्टार्टिंग यहीं से होती है, जैसे कि हम लोग अपने भारत को क्या बोलते हैं, भारत माँ बोलते हैं। तो दैट मीन्स हम अपने इंडिया को, हम अपनी जमीन को, लैंड को क्या बोल रहे हैं, एक कैसी फिगर दे दी है, फीमेल फिगर दे दी है। तो बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो अपने लैंड को फीमेल फिगर बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी नेशन हैं जो अपने लैंड को मेल फिगर बताते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि जापान हो गया। ये सब जो है ना, वो अपनी कंट्री को मेल फिगर बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल, जैसे भारत माँ। ओके, तो लिबर्टी को यहाँ पर एज एक फीमेल फिगर के फॉर्म पे दिखाया गया है। अब इसके बारे में ये है कि ये जो है, देखो इसके ऑब्वियस बात है, इसके 2 हाथ हैं। तो पहले हाथ में और दूसरे हाथ में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है पिछली बार। तो ये जो लिबर्टी ऑफ ये हमारी जो ये स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है, इसके पहले हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। मतलब ये रास्ता दिखा रही लोगों को, है ना, ज्ञान का रास्ता दिखा रही है, इन वन हैंड, एंड कार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। और दूसरे हाथ में ये क्या शो कर रहा है कि देखो भाई, ये मेरे पास राइट्स की लिस्ट है, और एक कंट्री के जो लोग हैं वो क्या क्या अपनी कंट्री में कर सकते हैं, है ना, वो उनकी लिस्ट है। तो याद रखना 2 चीजें, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी 2 चीजें शो कर रही है। एक तो शो कर रही है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरी शो कर रही है कार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। ठीक है, ऑन द अर्थ द शैटर्ड रिमेन्स। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो ये सब शैटर्ड मतलब टुड़े फुड़े चीजें जहाँ पर हैं। अब ये हैं क्या, ये क्या चीजें टूटी फूटी हैं, तो शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट
इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो ऑटोक्रेटिक राजा थे उनकी जो भी महलें थी, जो जिस महलों में वो रहते थे, उन वो सभी को शैटर्ड कर दिया गया, वो सभी जमीन में मिल गए, मिट्टी में वो सब मिल गए हैं। मतलब इस तरीके से इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी देखा जा सकता है कि कुछ नेशन ऐसे भी हैं जिनके अपने क्या हैं, फ्लैग हैं। तो फ्लैग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आया। याद रखो ये सब आर्टिस्ट लोगों का ही काम है कि किसी नेशन के लिए फ्लैग प्रिपेयर करना, किसी नेशन के लिए जो है हम लोग जो नेशनल एंथम गाते हैं वो मतलब कंपोज करना, ये सब आर्टिस्ट लोग पहले के किया करते थे, है ना। जिसके माध्यम से वो लोगों में क्या करते थे, कह सकते हो कि देशभक्ति की भावना, है ना, जिसको हम कहते हैं कि नेशनलिज्म लाना, है ना, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना जो है वो सब क्रिएट करने का काम करते थे। तो ये वही बता रहा है कि सैटर्ड रिमेन्स हमारे हैं और कुछ ऐसे भी नेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिनके अपने फ्लैग हैं और जिनका अपना नेशनल कॉस्ट्यूम्स है, ठीक है ना। अब जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, दो नेशन है, याद रखना नाम, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, लीडिंग टू द प्रोसेसन। और ये जो यूनाइटेड स्टेट और जो स्विट्जरलैंड है, ये इस पूरे प्रोसेसन को, मतलब इस पूरे जुलूस को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। दैट मीन्स ये जस्ट क्या, अब उस समय तो देखो यूनाइटेड जो ये जो अमेरिका है वो तो बन भी गया था रिपब्लिक, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनके पीछे 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 सारे नेशन एक तरीके से चले आ रहे हैं कि भाई अगर तुम बन गए हो तो हम भी क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पहली जो हेडिंग है आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जो फ्रेडरिक सोरियू हैं वो क्या सोच रहे हैं, है ना। सोचो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, लुई 16 से लेकर के अब तक बार बार जो है वो चीज़ें बदल रही है, बार बार फिर से सेम चीज़ें वहीं आ जा रही है। तो हम इसके पीछे का रीज़न भी समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, है ना। आखिर क्या ऐसा रीज़न था कि बार बार फिर से उठ रही थी चीज़ें, फिर से एक ऐसे ग्राफ जा रहा था, फिर से वहीं पर वापस हम उसी जो फ्रांस के लोग हैं वापस उसी जगह पर आ जा रहे थे। तो आई होप कि जो पहली बात है जो फिगर के बारे में जो समझाया गया है वो चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर कुछ और भी रीजन, कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे कि फ्रांस है तो फ्रांस ने क्या किया, ट्राई कलर उसने होल्ड किया, मतलब उसका झंडा शो हो रहा है, ठीक है ना। जर्मनी बिहाइंड द फ्रांस बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो ये सब नाम याद रखोगे कि जर्मनी है तो जर्मनी का जो झंडा था वो क्या था, वो किस कलर में था, ब्लैक रेड और गोल्ड कलर में उसका फ्लैग था। इसके बाद ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, ये सब नेशन बोल दिया गया कि ये सब देखो हमारे में नेशन बन गए हैं। उसके बाद लंबार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है, ये सब के सब क्या बनने वाले हैं, सब एक नेशन बनने वाले हैं, है ना। मतलब सबके पास अब क्या होगी, अपनी अलग लिबर्टी होगी, सबको फ्रीडम ऑफ राइट्स मिलेगा हर एक किसी को। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि हर किसी को वोट देने का राइट नहीं था, लेकिन अब हम ये मान रहे हैं कि अब सारे लोग क्या बनने चले हैं, है ना। सब जो है वो लिबर्टी मतलब को ऑब्टेन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताता है कि जो क्राइस्ट है, सेंट्स हैं एंड जो एंजल्स हैं वो गेज अपॉन द सीन फ्रॉम द हेवंस। और ये ध्यान से अगर देखोगे इस फिगर को तो यहाँ पर जो क्राइस्ट हैं, बाकी जो एंजल्स हैं वो इन पूरे लोगों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और एक तरीके से कह सकते हो कि उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है भाई तथास्तु, जाओ आगे बढ़ो, तुम लोग अपने नेशन को बनाओ, ठीक है। बात समझ में आई क्या चीज़ किया गया है। उसके बाद फिर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। अगर हम देखो मॉडर्न स्टेट की बात करें, है ना, तो मॉडर्न स्टेट हम मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरे रीजन से, नेशन से है। तो ये कब आया, मिड 18th सेंचुरी द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट ने बिलोंग टू इमर्ज, है ना। नेशन का कॉन्सेप्ट आया, बात समझ में आ रही है क्या, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला कि नहीं अब हमें छोटे छोटे रीजन्स में नहीं रहना, है ना, हमें ऑटोक्रेटिक राजाओं के अंदर में नहीं रहना, अब हमें एक नेशन बनानी है ना। मॉडर्न स्टेट इज वेयर अ सेंट्रलाइज्ड पावर गवर्न अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, जहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए कि भाई एक राजा हो, कह सकते हो राजा कह लो या जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह लो या जिसको आप प्रेसिडेंट कह लो, लेकिन वो सबकी सहमति से बने, है ना। और वो किस उसका जो राज्य, उसका जो रीजन है वो कहाँ तक रहेगा, वो भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम वेयर अ मोनार्की रूलर रूल्ड ओवर द डाइवर्स पीपल विद लिटिल सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, अब ये जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है। पिछले वाले में क्या होता था कि एक मोनार्की होता था, मोनार्की मतलब एक तरीके से कह लो कि क्या जिसको हम लोग क्या कहते थे,
कि एक तरीके से ऑटोक्रेटिक है वो, मतलब राजवंश, मतलब एक तरीके से वो मरेगा तो उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा, दैट इज, है ना। तो रूल्ड ओवर डाइवर्स पीपल, और वो डाइवर्स पीपल पर रूल करता था विद लिटिल सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। लिटिल सेंस कि ठीक है मेरे अकॉर्डिंग ये करोगे, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, ठीक है, तुम हो ठीक है, लेकिन तुमको मेरे अकॉर्डिंग करना है, दैट इज लिटिल सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। ये कौन करते थे? ये मोनार्की करते थे। नेशनलिज्म लेड टू यूनिफिकेशन मूवमेंट्स अक्रॉस द यूरोप ड्रिवन बाय द कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। तो देखो एक सीधी सी बात बताओ, जैसे अब अगर अपने ही कंट्री की देखो अगर बात कर लो, ठीक है ना, तो अगर हम अपनी ही कंट्री को भाई जैसे अगर हम, हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने हम अपनी कंट्री को भी आज़ाद कराने के लिए क्या किया भाई, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे उन्होंने फाइट करी है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम सब आपस में एक हुए हैं, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या फिर और भी जो रिलीजन के लोग हैं, वो आप आपस में एक क्यों हुए? तो उनको बताया गया कि देखो भाई तुम्हारी कल्चर सेम है ना, तुम्हारी हिस्ट्री सेम है, हम सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये बाहर से पता नहीं कौन आ गया है हमारे ऊपर रूल कर रहा है। तो जब तक हम ये चीज़ लोगों को फील नहीं कराएंगे तब तक लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये वही कह रहा है कि मिड 18th सेंचुरी में ये सब सारी चीज़ें लोगों के अंदर लाई गई। अब वो कैसे लाई गई, ये भी चीज़ हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लाई गई, आखिर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आ सकती है। तो एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल तो दिया गया कि कल्चर याद कराया जाए, हिस्ट्री थोड़ी सी आपकी याद कराई जाए, है ना, और लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हो वो बताया जाए। तो इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए पूरे के पूरे हमें इस चैप्टर को समझना है। ओके, अगला है एक छोटा सा हमारा टॉपिक आता है अर्नस्ट रेनन, ठीक है ना। ये एक तरीके से ये फिलोसफर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। तो उन्होंने नेशन, उनका नेशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था भाई, जो अर्नस्ट रेनन है उनका नेशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। तो देखो क्या है भाई, फ्रेंच फिलोसफर थे अर्नस्ट रेनन, डिलीवर अ लेक्चर 1882 टाइटल व्हाट इज अ नेशन। नेशन क्या है, थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी सी आगे की चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने देखो क्या क्या कि उन्होंने कहा कि देखो ही रिजेक्टेड आइडिया दैट रेस, लैंग्वेज और डायनेस्टी अलोन मेक अ नेशन। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, कोई भी रेस, एक सिंगल रेस या कोई एक लैंग्वेज या एक कोई डायनेस्टी कोई भी नेशन नहीं बना सकती। तो क्या बना सकती है अकॉर्डिंग टू हिम। अब उनके अकॉर्डिंग अगर आप नेशन को अगर डिफाइन करना चाहते हो, यहाँ से आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है कि डिफाइनेशन, तो नेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ शेयर्ड पास्ट एंड विलिंगनेस टू लिव टुगेदर एंड वैल्यू कलेक्टिव अचीवमेंट्स। तो नेशन कैसे बनता है, हमारे शेयर्ड किए हुए पास्ट से, हमारी पास्ट जो शेयर हुई है, या फिर एक दूसरे के साथ रहने की जो इच्छा है, और कलेक्टिव अचीवमेंट्स, और हमने मिल करके जो चीज़ें अचीव करी हैं। तो ऐसे लोग जब आपस में मिल जाएं तो उनसे क्या बनेगा, एक नेशन बनेगा। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस इन फॉर्मिंग अ नेशन। तो जब एक नेशन बन रहा है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं कि जो कॉमन लोगों ने जो सफरिंग फील किया है या उस नेशन को बनाने में जो अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो अर्नस्ट रेनन के अकॉर्डिंग ये नेशन था। एक बात और ध्यान रखना, हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें नहीं। पहले हम लोग एक बेसिक सा आइडिया लेंगे, आपको ये समझना है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देन इसके दूसरे या हम आपको अलग से उसका एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें आपको PYQ प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो ये था, यहाँ से यहाँ तक हमने देखो, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हमने पढ़ लिया। वही सब आप देखोगे, पढ़ोगे कि सीरीज ऑफ द 4 पेंट्स, ये सब सारी चीज़ें, तो अब यहाँ से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो जरा, अगर इतनी चीज़ें अगर हैं तो देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। याद रखना हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन लो, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। तो क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है कि हु पेंटेड द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल। सभी को पता है, फ्रेडरिक सोर्यू, है ना जी, पता चल गई कि नहीं चल गई, बताओ। व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रिफर टू। देखो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज से बिलोंग, है ना। तो गवर्नमेंट विदाउट लॉज नहीं, ऐसा नहीं है। और डेमोक्रेटिक सेटअप बिल्कुल नहीं है। और सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक, सेंट्रलाइज तो हो लेकिन कैसा हो, ऑटोक्रेटिक रूल हो, निरंकुश लोगों के द्वारा वो कंट्रोल किया जा रहा हो, दैट इज। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये चीज है एब्सोल्यूटिस्ट, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बनाया गया। ओके,
तो गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ दैट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर टू द फॉर्म ऑफ द मोनार्कियल गवर्नमेंट। याद देखो मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, जो लोगों को दबाने के लिए पावर मतलब एक तरीके से समथिंग है, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, इन सोरियो पेंटिंग व्हाट इज लिबर्टी शोन होल्डिंग। भाई लिबर्टी ने दो चीजें पकड़ी हुई थी, एक तो टॉर्च पकड़ा हुआ था और एक कार्डर ऑफ राइट्स ऑफ मैन पकड़ा हुआ था, ठीक है। विच रिवोल्यूशन इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू सिटीजन। तो कौन सा रिवोल्यूशन हुआ भाई जिससे मोनार्की से सिटीजन के लिए मतलब एक रूल लाया गया, तो वो था हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अगला है देखो व्हाट डज द टर्म यूटोपियन, देखो मैंने वर्ड यूज किया था यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है कि एक इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज यूटोपियन मीन्स, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन, तो वही अपनी 18th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आया, लोगों ने नेशन के बारे में सोचना स्टार्ट किया। द पेंटिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज सीन विथ ओके अ ब्रोकन चेन एंड स्वॉर्ड, नहीं। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द कार्डर ऑफ द राइट, बिल्कुल सही है। अ डोव, नहीं ये सब नहीं। तो द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द कार्डर ऑफ द राइट्स, क्लियर है बात। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। देखो तो जो लिबर्टी है ना वो रेड कैप पहने हुए है। रेड कैप का मतलब क्या शो करता है, वो एक तरीके से लिबर्टी का सिंबल है। आपने क्लास 9 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो जैकोबिन में जो लोग होते थे वो रेड कैप पहनते थे, याद आया, तो वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता था। थोड़ा सा कनेक्ट करो यार, कोई बात नहीं, नहीं कनेक्ट करोगे मैं याद दिलाऊंगा, ओके। डोंट वरी, टेंशन मत लो, समझो, समझने की कोशिश करो, ओके। चीज़ों को कनेक्ट करो तब मजा आएगा पढ़ने में। अब पहले ही बताओ ये सब सारी क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हो देन ओके, अच्छी बात है। नहीं दे पा रहे हो फिर से नीड है, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया है। और देखो हम वही चीज़ें इसमें पूछी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई जस्ट अभी ऊपर वाले पैराग्राफ। अगला है देखो क्या है, सोरियोज आर्ट वर्क रिफ्लेक्ट टू द एस्पिरेशन ऑफ, जो सोरियो का जो आर्ट था वो किस चीज को मतलब एस्पायर करता है, तो क्या मोनार्कीज को, बिल्कुल नहीं। कंजर्वेटिव फोर्सेस को, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वो यही तो सोच रहा है भाई कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कब बनेगी, ओके। तो डी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। द पीपल सोन मार्चिंग इन सोरियोज पेंटिंग आर ग्रुप्ड एज, जो लोगों को दिखाया गया है ना कि वो मार्च कर रहे हैं, वो आखिर एग्जैक्टली है क्या, क्या वो फैमिलीज हैं, नहीं है। क्या वो सोल्जर हैं, बिल्कुल नहीं। यस वो नेशन है। वो क्या दिखाया जा रहा है, एक तरीके से वो जो लोग हैं वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर बात। तो हमने ये जो चीज पढ़ी, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक जो चीजें पढ़ाई हैं उनके अंडर में ये सब सारे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये डोंट वरी, इसको मत पढ़ना, ये हम लोग देख लेंगे बाद में, हम लोग ढेर सारे आपको क्वेश्चन दे देंगे, इसका टेंशन मत लो। अगला हमारा देखो, अब जो हमारा मेन जो टॉपिक आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बट हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। बट मेरे को इतना जानना है कि क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, ओके। तो प्लीज़ कमेंट में बता दो कि यस सर कंटिन्यू रखिए, और ये जो नोट्स वगैरह हैं वो सब ठीक है, मेरे को चीज़ें अभी तक तो समझ में आ रही हैं, है ना। तो फिर इसके बाद फिर अगली वीडियोस आएंगी। पता चला कि यार देखो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो मैंने कभी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं, बट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यार ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, अब इतना आदमी को नहीं पता रहेगा तो क्या पता रहेगा फिर, ठीक है। तो प्लीज़ आपको कमेंट करके बताना है, ओके। देन फिर हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, है ना। ये जो हमारा जो टॉपिक है ये चीज़, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और इसी के बेसिस पर फिर आपको वही ढेर सारे, पहले तो इनको समझना होगा, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी छोड़ दो, फिर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका ये क्लियर होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको समझ में भी आई है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अभी वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं, बस एक इंट्रोडक्शन देना था, मुझे एक डॉट्स कनेक्ट करना था कि आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक है। मेरे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है कमेंट करके बताना, ओके। चलो तो जैसा भी लगेगा बताना, ठीक है। तो फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमारी मैथ की तो अभी कंटिन्यूअसली चल ही रही है, हम लोग साइंस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।